गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षाओं में अपने अध्याय 2 के विभिन्न टॉपिकों के बारे में चर्चा की, जैसे श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं, अपने परिसंचरण तंत्र पढ़ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ चुके हैं और अंतःस्रावी तंत्र पढ़ चुके हैं। आज नए टॉपिक के अंदर लेके आए हैं अपने पाचन तंत्र। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस लेसन का और सबसे बड़ा पार्ट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर अपने देखेंगे कि अपने जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका किस प्रकार पाचन होता है, कौन कौन से अंग में पाचन होता है, किन किन एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है और पाचन के पश्चात जो अवशिष्ट बचता है उसका उत्सर्जन। ठीक है, इन भागों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहले पाचन क्या होता है, अपने से पूछा जाए कि पाचन क्या होता है तो अपने डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों के अंदर परिवर्तित करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और वह प्रक्रिया जिसके अंदर यानी पाचन की प्रक्रिया के अंदर जो जो अंग मिलकर काम करते हैं वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको बोलते हैं अपने पाचन तंत्र। या अपने पाचन तंत्र में ये बोल सकते हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों को जल अपघटन द्वारा किसमें बदलना, सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना। किसमें बदलना, सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना किसका कार्य है, ये पाचन तंत्र का कार्य है। या ऐसे बोल सकते हो शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गई अपने पाचन की बात। इसके बाद बात आती है कि जो भोजन अपने ग्रहण करते हैं या जो पोषण करते हैं अपने, उसके अंदर मुख्य पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो पोषक पदार्थ यानी भोजन के द्वारा जिन पदार्थों को अपने ग्रहण करते हैं उन्हीं पदार्थों को अपने क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ बोलते हैं। और इन पोषक पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, दो श्रेणियों में। पहले पोषक पदार्थ है गुरु पोषक पदार्थ। कौन से, गुरु पोषक पदार्थ। गुरु पोषक पदार्थ यानी जिनकी शरीर के अंदर अत्यधिक आवश्यकता हो और जो शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपने गुरु पोषक पदार्थ। जैसे कि क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन पोषक पदार्थों से अपने शरीर को क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः इन पोषक पदार्थों को क्या बोलते हैं अपने गुरु पोषक पदार्थ। और दूसरे प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं जो कि क्या है, लघु पोषक। लघु पोषक यानी वे पोषक जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपने लघु पोषक पदार्थ। यानी शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने वाले पोषक पदार्थों को लघु पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि खनिज लवण है, विटामिन है और जल, ये क्या हो गए अपने लघु पोषक। अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे थे कि भोजन किसे कहते हैं, या ऐसे पढ़ के आ गए थे संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो संतुलित भोजन के अपने डेफिनेशन देते थे कि वह भोजन जिसके अंदर अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मौजूद हो, वह भोजन कौन सा भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से पढ़ते थे अपने, यही पढ़ते थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। इनको अपने दो भागों में बांट दिया, गुरु पोषक जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और लघु पोषक जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अपने पोषक पदार्थ। अब अपने सर्वप्रथम इन पोषक पदार्थों में से बात करते हैं विटामिन की। बात आती है विटामिन। विटामिन क्या है, तो विभिन्न पोषक पदार्थों के अंदर से एक पोषक है अपना
विटामिन जिसकी शरीर को क्या होती है आवश्यकता, और इनका निर्माण शरीर के अंदर न होकर इन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में। जैसे कि अपने हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, दूध वगैरह, इनसे क्या अपने को अलग अलग प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं, मांस, अंडे, इनसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने विटामिन के अंदर आ रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी लुनिन नामक वैज्ञानिक ने, और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी कमी के कारण अभावजन्य या अपने ऐसे बोल सकते हैं हीनताजन्य रोग हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि विलेयता के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जल में मिले और दूसरा वसा में मिले। जल में मिले होते हैं विटामिन बी और सी, और वसा में मिले होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन विटामिनों के विविध स्रोत, इनके अभाव से होने वाले रोग, इनके बारे में अपने अलग से चर्चा करेंगे। अपने कक्षा 10 का पहला अध्याय आता है मानव स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित है, उसके अंदर अपने इन विटामिनों के, इनके प्राप्ति स्रोत के और इनके अभाव के कारण होने वाले रोगों के बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं खनिज लवणों की। जो खनिज लवण होते हैं यानी विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जिनकी अपने भोजन के अंदर क्या होती है, भोजन के द्वारा अपने को आपूर्ति, और शरीर के अंदर अपने इनको क्या होती है आवश्यकता, जैसे कि आयरन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जिनकी शरीर को क्या होती है आवश्यकता। और इनके 2 भाग हैं, कौन कौन से, एक तो दीर्घ मात्रिक तत्व और एक लघु मात्रिक तत्व। इन खनिजों को 2 भागों में बांटा है, एक तो दीर्घ मात्रिक यानी जिन खनिजों की प्रतिदिन 100 ग्राम से अत्यधिक मात्रा क्या हो अपने को आवश्यक हो प्रतिदिन, उनको क्या मान सकते हैं अपने दीर्घ मात्रिक तत्व। जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है। इन तत्वों की अपने को शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, अतः इनको बोल सकते हैं अपने दीर्घ मात्रिक तत्व। और दूसरे हैं लघु मात्रिक तत्व। लघु मात्रिक तत्व यानी जिन खनिज पदार्थों की अति अल्प मात्रा में अपने को आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपने लघु मात्रिक। जैसे कि बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयोडीन है, आयरन है आदि, इनको क्या बोल सकते हैं अपने लघु मात्रिक पोषक तत्व। ये हो गए अपने खनिज। इसके अलावा अन्य पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है, इनकी सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लगभग 65% भाग जो भोजन का है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और जल की होती है। ठीक है, यानी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है अपने को कार्बोहाइड्रेट और जल की। ठीक है, अब अपने बात कर रहे थे मानव पाचन तंत्र की। तो मानव पाचन तंत्र जो है उसका अध्ययन अपने 2 भागों में करेंगे। इसका मैं एक रेखा चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखना। उसी रेखा चित्र के अनुसार अपने पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है इसका आहार नाल और दूसरा भाग है इसका पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर आहार नाल का प्रारंभिक भाग जिसको बोलते हैं अपने मुख, इसके आगे वाला भाग मुख गुहा,
फिर इसके आगे वाला भाग है ग्रसनी, फिर ग्रशिका या ग्रासनाल बोलते हैं जिसको, फिर आमाशय, और इसके पश्चात आंत या आंत। इनको बांटते हैं अपने दो भागों में। एक हो गई अपनी छोटी आंत और दूसरी हो गई बड़ी आंत। जो अपनी छोटी आंत है इसकी संरचना का अध्ययन अपने तीन भागों में करेंगे। पहला प्रारंभिक भाग है ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र, ठीक है। और जो बड़ी आंत है इसका भी तीन भागों में अध्ययन करते हैं अपने अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय, जो कि अपने आहार नाल का अंतिम भाग है, ठीक है। पाचक ग्रंथियां हैं, इनको बांटा है अपने तीन भागों में। पहली है लाल ग्रंथियां, जो कि अपने मुख की गुहा के अंदर पाई जाती है। दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अपने अग्नाशय को पढ़ के आ चुके हैं। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ी थी अपने कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, जो कि बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही तरह के कार्य करती है। बहिस्त्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्राव करती है, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। और अंतःस्रावी के रूप में अपने बोला था कि अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं, जिसके अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं बताई थी आपको, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का, और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। तो अपने अग्नाशय के अंदर अंतःस्रावी भाग पढ़ के आ चुके थे। इसका जो तीन कोशिकाएं इसकी अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिनके द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोनों के बारे में अपने क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करते हैं पहले आहार नाल का। तो आहार नाल का प्रारंभिक भाग जो है अपने, जिसको क्या बोलते हैं अपने मुख। आहार नाल का पहला भाग है मुख। इस रेखा चित्र के अनुसार ही अपने मानव में पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। पहले पाचन तंत्र के ये जो विभिन्न भाग है, इन भागों के बारे में देखेंगे, और फिर प्रत्येक भाग के अंदर किस भाग में कौन से पदार्थ का पाचन होता है, उनके बारे में पाचन की क्रिया विधि में पढ़ेंगे। तो पहले आहार नाल के अंदर पहला प्रारंभिक भाग है मुख। मुख मानव में एक दरारनुमा छिद्र, जिसको बोलते हैं अपने मुख, पाया जाता है, जो कि दो ओष्ठों के द्वारा, किसके द्वारा, दो ओष्ठ या जिनको बोलते हैं अपने होठ, ठीक है, ओष्ठों के द्वारा घिरा रहता है। इन ओष्ठों के ऊपर पाई जाती है लेबियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लेबियल ग्रंथि। ये लेबियल ग्रंथियां क्या करती है, इन ओष्ठों को नमी प्रदान करने का कार्य करती है। और मुख का आगे वाला भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा के अंदर पाई जाती है एक पेशीय मांसल जीभ पाई जाती है। मुख गुहा के अंदर पेशीय मांसल जीभ पाई जाती है, जो मुख गुहा के नीचे वाले भाग से, या अपने बोल सकते हैं अधर तल से, एक झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है, जिस झिल्ली को अपने क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि मुख गुहा के अंदर पेशीय मांसल जीभ पाई जाती है, जो नीचे वाले भाग में एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है, जिस झिल्ली को क्या बोलते हैं, अपने फ्रेनुलम बोलते हैं। इस जीभ के ऊपर अनेक प्रकार के स्वाद अंकुर या स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जो कि अपने को विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा आदि का क्या करवाती है, ज्ञान करवाती है। इसके अलावा मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। क्या पाए जाते हैं? दांत, जो
जबड़े की अस्थियों की गुहाओं के अंदर दसे रहते हैं। क्या रहते हैं? जबड़े की अस्थियों की गुहाओं के अंदर दसे रहते हैं। एक बार मैं ये साफ कर रहा हूं, इसका आगे वाला भाग अपने दांतों के बारे में देख रहे हैं। अपने बात कर रहे थे किसके बारे में? दांत। दांत के ऊपर एक कठोर पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपने इनेमल, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल, जिसका आवरण अपने दांतों पर पाया जाता है। मुख गुहा में जबड़े की अस्थियां हैं, उनकी गुहाओं के अंदर जो दांत है वो दसे रहते हैं। मानव के अंदर दांत पाए कितने प्रकार के जाते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले कृंतक, दूसरे रत्नक, तीसरे अग्रचर्वणक और चौथे चर्वणक। ये हो गए 4 प्रकार के दांत। ठीक है, इन 4 प्रकार के दांतों के बारे में देखते हैं अपने कि ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का, पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो 4 प्रकार के दांत हैं, बात करते हैं अपने इनकी संख्या की। तो जो कृंतक है इनकी संख्या 4 तो होती है नीचे वाले जबड़े में, प्लस 4 होती है ऊपर वाले जबड़े में, यानी टोटल कितनी होगी इनकी संख्या? 8। ठीक है, दूसरे प्रकार के दांत आए जिनको बोलते हैं अपने रत्नक। रत्नक की संख्या 2 तो होती है नीचे वाले जबड़े में और 2 होती है ऊपर वाले जबड़े में, यानी टोटल कितने हो गए? 4। तीसरे आए अग्रचर्वणक, इनकी संख्या 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, यानी टोटल कितने हो गए? 8। और लास्ट बचे चर्वणक, जिनकी 6 तो नीचे वाले जबड़े में संख्या और 6 ही ऊपर वाले जबड़े में, यानी टोटल कितने हो गए? 12। योग करते हैं कितने हो गए? 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32, यानी मनुष्य, वयस्क मनुष्य के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 32। ये जो चर्वणक है ये 3-3 जोड़ी पाए जाते हैं प्रत्येक जबड़े में। कितने पाए जाते हैं? 3-3 जोड़ी। इनकी जो तीसरी जोड़ी है, तीसरी जोड़ी जो है उसको बोलते हैं अपने अटल दाढ़। क्या बोलते हैं? अटल दाढ़, जो कि लगभग 25 से 28 वर्ष की आयु के अंदर आते हैं। ठीक है, और मनुष्य के अंदर एक अवशेषी अंग है। क्या है मनुष्य के अंदर? एक अवशेषी अंग। जैसे कई बार अपने से छोटे प्रश्नों के अंदर पूछ लिया जाता है कि मानव के अंदर अवशेषी अंग कौन कौन से हैं, तो अपने बता सकते हैं पाचन तंत्र में 2 अंग पढ़ेंगे अपने अवशेषी अंग। एक तो हो गई अक्ल दाढ़ और दूसरी अपने जो बड़ी आंत है उसके प्रारंभिक भाग में एक बंद अतिवर्ती नलिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपने कर्मी रूपी परिशेषिका। ठीक है, या अपेंडिक्स। तो ये हो गई अपने दांतों की संख्या। इनके द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, भोजन की चीरामारी की जाती है, फिर भोजन को इन दांतों के द्वारा छोटे छोटे कणों में पीसने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दांतों के और प्रकार देखते हैं अपने। ये तो हो गए 4 प्रकार। बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी जीवन में दांत आते कितनी बार है, इसके आधार पर दांत है। कैसे? तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? उत्पत्ति के आधार पर द्विबारदंती प्राणी है। कैसा प्राणी है? द्विबारदंती। द्विबारदंती का अर्थ हो गया जीवन में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। प्रथम जो दांत है उनको बोलते हैं अपने दूध के दांत, और दूसरे स्थायी दांत। प्रथम जो दांत है उनको बोलते हैं अपने दूध के दांत और दूसरे कौन से हो गए? स्थायी दांत।
तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो अपने बता सकते हो दांतों की उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य द्विबारदंती प्राणी है, जिनमें जीवन काल के अंदर 2 बार दांत आते हैं। प्रारंभिक प्रथम दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। ठीक है, अब आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि स्थिति के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, दांतों की स्थिति के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो अपने बोल सकते हैं दांतों की स्थिति के आधार पर मनुष्य गर्तदंती प्राणी है। कैसा प्राणी है? गर्तदंती, यानी जबड़े की अस्थि की गुहाओं के अंदर है जो दांत है वो क्या होते हैं, धसे रहते हैं। गर्त के अंदर या गड्ढों के अंदर दांत धसे रहते हैं, अतः मनुष्य किस प्रकार का प्राणी हो गया, गर्तदंती प्राणी हो गया। एक पूछ लिया जाए कि दांतों की संरचना व कार्य, संरचना व कार्य के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषमदंती। कैसा हो जाएगा? विषमदंती। कैसे विषमदंती? कैसे? क्योंकि मनुष्य के अंदर सारे दांत जो हैं उनकी संरचना व कार्य क्या है, अलग अलग है। यानी कर्तनक की संरचना अलग है, उसके बाद रदनक की संरचना अलग है, आगरचौर्णक की संरचना अलग है और चौर्णक की संरचना अलग है, और इन प्रत्येक दांत के कार्य भी क्या है, अलग अलग है। अतः कार्य और संरचना के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी हो गया, विषमदंती प्राणी। ठीक है, आई बात ध्यान में। इसके बाद बात करते हैं अपने आहार नाल के तीसरे भाग की, जिसको बोलते हैं अपने ग्रसनी, यानी मुख गुहा का आगे वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी को अपने 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहली नासाग्रसनी, दूसरी मुख गुहीय ग्रसनी और तीसरी कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी के अंदर 2 द्वार पाए जाते हैं या 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है घाटी द्वार और दूसरा होता है निगल द्वार। पहला घाटी द्वार और दूसरा निगल द्वार। देखिए दोबारा कि मुख गुहा का आगे वाला सिरा एक नलिका रूपी संरचना के अंदर खुलता है, जिसे ग्रसनी बोलते हैं, और ग्रसनी को अपने 3 भागों में बांटते हैं। पहली होगी नासाग्रसनी, दूसरी होगी मुख गुहीय ग्रसनी और तीसरी होगी कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी के 2 भाग हैं, एक तो है घाटी द्वार और दूसरा है निगल द्वार। घाटी द्वार जो है वो किसका छिद्र है, श्वास नाल का छिद्र है। किसका छिद्र है? श्वास नाल का छिद्र है। इसके अंदर उपास्थियों से बना हुआ एक ढक्कन पाया जाता है और उस ढक्कन को बोलते हैं अपने घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस जो है इसका क्या कार्य है कि जब अपने भोजन करते हैं तो ये ढक्कन श्वास नाल के ऊपर आ जाता है, श्वास नाल को बंद कर देता है, और जब अपने श्वसन क्रिया करते हैं तो आहार नाल को बंद कर देता है। यानी एक ढक्कन की तरह कार्य कर रहा है। इसको ट्रैफिक मैन भी बोल सकते हैं अपने, किसको? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन को। और दूसरा है निगल द्वार, जो कि आहार नाल का छिद्र है और जिसके द्वारा क्या करता है, भोजन आहार नाल के अंदर आगे की ओर गति करता है। यह हो गई अपनी ग्रसनी। इसके बाद चौथा पार्ट जो है वो आता है अपने ग्रसिका, या जिसको बोलते हैं अपने ग्रासनाल। ग्रसिका या ग्रासनाल, यानी ग्रसनी आगे एक नलिका रूपी संरचना के अंदर खुलेगी, या ग्रसनी का आगे वाला सिरा
जिस भाग में खुलता है उसको ग्रसिका या ग्रासनाल बोलते हैं। इस भाग में कोई विशेष कार्य नहीं होता और न ही यहाँ पर किसी प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्त्रावन होता, अतः यहाँ पर ना तो भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ग्रासनाल एक यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सबसे लंबी जो ग्रासनाल है वो किस जीव में पाई जाती है, तो उसका आंसर है अपने जिराफ। किसके अंदर पाई जाती है सबसे लंबी ग्रासनाल है, जिराफ के अंदर पाई जाती है। और इस ग्रसिका या ग्रासनाल रूपी नलिका का आगे वाला सिरा जो है वो खुलता है एक थैलीनुमा पेशीय संरचना जिसको बोलते हैं अपने आमाशय, जिसकी आकृति होती है जे आकार की, जहां पर क्या होता है भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रुका रहता है। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।